अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में इस वक्त अर्ली मॉर्निंग है, 20 अप्रैल 2026 की, और सोमवार का दिन है, मंडे मॉर्निंग है, एक नए हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। ये बड़ा अहम दिन है, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रेम इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसग़ीर में और मशरक़ वस्ती में अब 20 अप्रैल 2026 का सोमवार का आधे से ज़्यादा दिन जो है वो गुजर चुका है। अब हम दिन के दूसरे हिस्से में शामिल हो गए। अब इस टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस ये है कि अब से तकरीबन 20 घंटे पहले, कह लें कि 19 के 20 घंटे पहले, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर, जो सच्चाई का फाउंटेन है जहाँ से वो सच बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने एक ट्वीट किया था। बहुत से ट्वीट्स वो करते हैं, लेकिन एक बड़ा उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी एक स्पेशल टीम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पाकिस्तान भेज रहे हैं और हम बहुत अच्छी डील ऑफ़र कर रहे हैं ईरान को, और ये डील उनको मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो डील ऑफ़र नहीं करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को अब भी डील नहीं मिलेगी तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के पावर स्टेशंस को और ईरान के ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। नो मोर नाइस गाय, उनका कहने का मतलब था कि अब तक मुझसे, मैं बड़ा अच्छा आदमी बन के दुनिया को दिखा रहा था, अच्छा इंसान बन के दिखा रहा था, लेकिन बस मेरी बहुत हो गई है, इसके आगे मैं अच्छा आदमी, अच्छा इंसान नहीं हूँगा और मैं ईरान को पूरे के पूरे तबाह कर दूंगा। और इससे पहले 1 के 2 दिन पहले, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 36 घंटे पहले, जो सेक्रेटरी वॉर हैं अमेरिका में, सेक्रेटरी डिफेंस को सेक्रेटरी वॉर कहा जाता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो सेक्रेटरी वॉर जो हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने डैन केन जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं, उनके साथ खड़े होकर एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी प्रेस टॉक में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम बिल्कुल लॉक्ड एंड तैयार हैं, यानी गन्स हमारी लॉक्ड हैं, और जैसे ही हमें प्रेसिडेंट का हुक्म मिलेगा या इशारा मिलेगा, हम ईरान की तबाही का अमल जो है वो शुरू कर देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ट्वीट किया, अब उसके बाद से मैंने, अब से थोड़ी देर पहले तक मैंने चेक किया है कि अभी तक तो कहीं से ये कॉन्फर्मेशन नहीं मिली कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। क्योंकि अगर वो रवाना हो चुके होते, किसी न किसी एयरपोर्ट से पहुंच रहे होते, तो कहीं ना कोई खबर ज़रूर होती कि भाई ही इज़ एन रूट। बहरहाल अगर है भी ऐसा, तो मैंने नहीं देखा कि ये तीनों हजरात जो हैं वो पाकिस्तान में कहीं पहुंच रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है? वहाँ दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि ईरान की तरफ से मसलसल ये अपडेट किया जा रहा है, जो उनकी जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो IRGC लिंक्ड और रिलेटेड है, उसके अलावा जो अल जज़ीरा है, जो मिडल ईस्ट को बहुत अच्छा कवर करता है, दोनों जगहों पे ये है। मैं भी स्क्रीन शेयरिंग भी आपसे करके आपको दिखा भी देता हूँ। दोनों जगहों के ऊपर ये है कि ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया। ईरान ने कहा है कि अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है और कोई प्लानिंग उनकी नहीं है कि वो सेकेंड राउंड को अटेंड करेंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वो तमाम वाक़यात हैं, वो सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंट्स हैं जो गुज़श्ता 48 घंटे में एक के बाद दीगरे हो रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि फ्राइडे के दिन में जब अमेरिका के सदर ने इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल के लेबनान में उन्होंने 10 दिन का एक सीज़फायर करवाया हिजबुल्लाह और उनके, बेसिकली उन्होंने तो करवाया लेबनान की हुकूमत के दरमियान में और इसराइल के दरमियान में, लेकिन उसको भी हिजबुल्लाह ने उसको वेलकम किया, उन्होंने भी जंग का अपना प्रोसेस जो है वो रोक दिया। चूँकि इनिशियल जो सीज़ फायर हुआ था 15 दिन के लिए, जो 22 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, उसमें ईरान की एक प्रिंसिपल कंडीशन ये थी कि लेबनान के अंदर भी जंगबंदी जो है वो उसी सीज़ फायर का हिस्सा है जो कि ईरान के साथ किया गया है, और जिसके हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था। बाद में भी पाकिस्तानियों ने उस पर इसरार किया कि ये वाकई लेबनान इसका हिस्सा था, और ईरान की तरफ से बारहा ये कहा गया, उनकी लीडरशिप ने कहा, बाकर कलीबाफ ने कहा, प्रेसिडेंट मसूद जो पेजिशकियाँ हैं उन्होंने कहा, उनके ज़राए अबलाग ये कहते रहे, आप जानते हैं प्रोफेसर मरांडी ये कहते रहे कि भाई ये लेबनान उसका हिस्सा था। फ्राइडे को अमेरिका के सदर ने लेबनान में जब जंगबंदी करवा दी, तो उसके 1 घंटे के बाद ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, और आप बहुत से दर्जनों सोर्सेज से जानते हैं कि तकरीबन 19 जहाज़ जो हैं अगले 24 घंटे में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को क्रॉस किया। उसमें सऊदी उसमें प्रोडक्ट भी थे, उसमें कुवैती भी थे, उसमें इमाराती प्रोडक्ट भी था, उसमें हिंदुस्तान का भी प्रोडक्ट था। लेकिन उसके बाद सैटरडे को, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसे वेलकम तो किया, उन्होंने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुल गई है, वाह वाह वाह, शानदार, सब कुछ ईरान ने खोल दिया है। लेकिन उसके साथ ही उसी ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेवल ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगा ईरान का तब तक कि हमारी फाइनल डील नहीं हो जाती। इसे ईरान की तरफ से एक बहुत एग्रेसिव एक्शन समझा गया, बिकॉज उनको तवक्को ये थी कि जब हम अपना होर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे खोल देंगे तो अमेरिका नेवल ब्लॉकेड को बंद कर देगा। जहन में रखिए कि अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है पर्शियन बेसिकली गल्फ़ ऑफ ओमान में, और उसके नीचे ओपन अरेबियन सी में, वो अंदर तो नहीं आते स्टेट ऑफ होर्मुज़ में, गल्फ़ ऑफ ओमान में करते हैं। वो उन्होंने ईरान की खाली कोई ट्रेड ऑयल एंड गैस का नहीं किया हुआ, बल्कि हर किस्म का जो प्रोडक्ट है जो ईरान रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, हर किस्म का जहाज़ जो ईरान की तरफ वापस आ रहा है, और जितने उसके पोर्ट्स हैं
पाकिस्तान के साहिल तक, उन सब का उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है। किसी किस्म की भी नेवल मैरीटाइम ट्रैफिक को वो ईरान में नहीं जाने दे रहे। तो IRGC ने उसके अगले दिन, हफ्ते के दिन, उन्होंने 2 या 3 जो शिप थे जो हिंदुस्तान का फ्लैग कैरी करते थे, उनके ऊपर IRGC की स्पीड बोट्स ने हमला किया और सारी की सारी ट्रैफिक जो है आपना हॉर्मज़ में रुक गई। और उस पर उन्होंने कहा कि टॉक्स भी तब होंगी, सेकेंड राउंड भी तब होगा जब अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेट उठाएगा। तो सेकेंड राउंड नहीं हो सकेगा और ईरानी पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये बात तो मसलसल चली रही थी। अब इसके दरमियान में गुज़श्ता 12-14 घंटे में यह हुआ कि अमेरिका की सुबह जो थी संडे में, उसमें खबर आई कि एक अमरीकी डिस्ट्रॉयर जो है, जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसने एक ईरानी जो कार्गो शिप था जो कि स्ट्रेट ऑफ मलाका से या मलेशिया या इंडोनेशिया से वापस आ रहा था ईरान की तरफ, जब वो पहुंचा गल्फ़ ऑफ ओमान में, उसको अमरीकियों ने उसके ऊपर फायरिंग की। फायरिंग मेरा ख्याल है उन्होंने छोटे मोटे मिसाइल या रॉकेट से की, जिसके नतीजे में उस जहाज़ में शिगाफ हो गए। क्या कैजुअल्टीज़ हुई वो नहीं पता चला, लेकिन उसके बाद अमेरिकन मरीन्स ने उस जहाज़ को बोर्ड किया, उसे सीज़ कर लिया। अभी तक वो जहाज़ ओपन सीज़ में है, उसके बारे में फ़ैसला हो रहा है कि उसके अंदर देखा जाए कि उसके अंदर क्या था, और फिर ये कि उसको गल्फ़ ऑफ ओमान में या ओमान की किसी पोर्ट पे ले जाया जा सकता है। यहाँ पे असल में इस चीज़ की बिल्कुल भी अहमियत नहीं है कि उस जहाज़ में क्या था। वो कार्गो शिप था, वो ऑयल का नहीं था। असल में ये प्रोवोकेशन को या एस्केलेशन को बढ़ाया गया है। और क्या ये सेंटकॉम ने लोकल ही अपना फ़ैसला इंडिपेंडेंटली किया है, उनके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैंडेट था, या ये फ़ैसला करने से पहले उन्होंने वाशिंगटन से या फ्लोरिडा में, जहाँ पर इसे कहते हैं सेंटकॉम की कमांड एडमिरल जो है बैठे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने उसकी परमिशन ली है। मेरा ख्याल है कि परमिशन के बगैर ये एक्शन नहीं किया गया। इस एक्शन के बाद अगर कोई छोटा मोटा चांस भी था ईरान का सेकंड राउंड में आके इस्लामाबाद में पार्टिसिपेट करने का, जिसकी हमें बहुत उम्मीद थी कि चूँकि पाकिस्तान इस हवाले से बहुत कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो 15 तारीख को पहुँचे और 2 दिन वो जो हैं वो ईरान में रहे। और उनका मकसद ये था कि सेकंड राउंड जो है वो हो सके। और इस दफ़ा तो बाकायदा इन प्रिंट ये था कि वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक पैगाम लेकर आए हैं, उनके मैसेंजर के तौर पर आए, उनका अपना ज़ाती इनिशिएटिव नहीं था। लेकिन उम्मीद थी कि हो जाएगा। लेकिन इस जहाज़ की सीज़ करने के बाद तो ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेकंड राउंड का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो बहुत जल्दी इसकी रिटेलिएशन भी करेंगे। अब IRGC खुले ओशन में किस तरह से अमेरिका के ख़िलाफ़ रिटेलिएशन करेंगे मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि पहले उनके पास GCC कंट्रीज़ के टारगेट्स थे। और जैसा कि मैंने पिछले एक वीलॉग में आपसे कहा था कि प्रोफेसर जॉन मर्शैमर का एनालिसिस ये है कि जो सीज़ फायर हुआ है 15 दिन का, इससे ईरान की पोजीशन जो है वो कमज़ोर हुई है। बिकॉज पहले जंग के एक रनिंग डायनामिक्स थे, जिसमें उनके ऊपर जब हमले हुए तो उन्होंने कुवैत को टारगेट किया, UAE को टारगेट किया, सऊदी अरब को टारगेट किया। इस स्टेज पे चूँकि उनके ऊपर हमले सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन या UAE से नहीं हो रहे, अब वो कहाँ टारगेट करेंगे? बिकॉज इसके पहले उन्होंने जो भी रिस्पांस दिया वो मैयर्ड था, मतलब रिस्पांस पर रिस्पांस था, रिस्पांस पर रिस्पांस था। इस स्टेज के ऊपर अगर उनके ऊपर हमले जो हैं वो अमेरिकन नेवी कर रही है, जो कि अरेबियन सी के अंदर है या गल्फ़ ऑफ ओमान में, तो वैसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? उनकी छोटी छोटी स्पीड बोट्स हैं जिनको मॉस्किटो फ्लीट कहा जाता है, उनकी कोई बड़ी, वैसे भी अगर उनके बड़े जहाज़ होते भी नेवी के, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये स्टेज के ऊपर क्लियर नहीं। लेकिन जो चीज़ इस वक्त खटाई में पड़ी हुई है वो ये कि वो सेकेंड राउंड जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें थी, वो सेकेंड राउंड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त बरसगीर में दिन का दूसरा हिस्सा है, कहीं से खबर नहीं है कि वो पहुँच रहे हैं। ताहम पाकिस्तान में उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद अमेरिकन डेलीगेशन वहाँ पे पहुँचेगा, या हो सकता है अभी भी पाकिस्तान की साइड से कोशिश की जा रही हो कि ईरानियों को मनाया जाए किसी तरह से। अपेरेंटली संडे को भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरागची से उन्होंने बात की है, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला वो हमें पता नहीं। लेटेस्ट ईरानी पोजीशन यही है, जो मैं आपसे स्क्रीन शेयरिंग अभी करूँगा, कि हम इस्लामाबाद नहीं पहुँच रहे। ताहम इस्लामाबाद में एक बार फिर सरीना होटल को खाली करवा लिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है पाकिस्तान में, एलियन पेल्टियर, उनके हिसाब से कि तमाम जो इस्लामाबाद का पेरीमीटर है 2 मील का, उसमें मैक्सिमम सिक्योरिटी है। इस्लामाबाद को एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में बदल दिया गया है और सरीना होटल को भी खाली करवा लिया गया। अब मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयरिंग आपसे करके आपको दिखा दूँ, ताकि जो लोग उसको थोड़ा सा अपनी रिसर्च की तहकीक करना चाहते हैं उनको उसका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। ये सबसे पहले आप देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रनिंग हेडलाइन है, ईरान वॉर लाइव अपडेट्स। ये लाइव अपडेट्स हैं, इसको अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसके नीचे जितनी इसके पीछे खबरें हुई हैं, ये हर 1-1 घंटे 2-2 घंटे के बाद ये चीज़ अपने आप को अपडेट कर रही। ये बाकायदा, ये अगर आप इस वक्त देख रहे हैं, बहुत से लोग देखते नहीं हैं, उससे सुनते हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं वेयर द ईरानियन कार्गो शिप वाज बिफोर द अटैक, ये देखिए लास्ट रिकॉर्डेड लोकेशन जो शिप की थी वो यहाँ पे है। कहाँ है? ये गल्फ़ ऑफ ओमान में है। ये पाकिस्तान का सारी आप जोग्राफिया देख रहे हैं, ये ईरान का जोग्राफिया देख रहे हैं, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ शुरू होती है और यहाँ पर इस शिप को अमेरिकन ने टारगेट किया। यानी इन अदर वर्ड्स, जब ये ओपन अरेबियन सी से एंटर कर रहा है गल्फ़ ऑफ ओमान में, इसे टारगेट किया गया। बट ये एक रनिंग स्टोरी है।
इसमें सारी स्टोरीज़ हैं, इसमें जो भी अगर आप देखना चाहें तो आप इसमें हर घंटे की ख़बर देख सकते हैं और पूरा इसमें अपडेट है। यहाँ से आपको पता चल रहा है, यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि ऑयल प्राइसेस, जैसे कि हमला हुआ और ईरान ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे, तो तेल की कीमतों ने जो तकरीबन $90 पर बैरल पे आ चुकी हुई थी, उन्होंने राइज़ करना शुरू कर दिया। अब वो आखिरी रिपोर्टेड में $96 बैरल था ब्रेंट क्रूड। इसी तरह से वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की प्राइस राइज़ कर गई और साथ ही जो स्टॉक मार्केट्स वगैरह की प्राइसेस थी जहाँ जहाँ खुली हुई थी उन्होंने नीचे जाना शुरू कर दिया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ एक दूसरी चीज़, ये है अल जज़ीरा की हेडलाइन, ईरान सेज नो टॉक्स विद यूनाइटेड स्टेट्स फॉर नाउ, casting doubt over Pakistan's efforts. Iran said Monday it would not be sending negotiators to Pakistan for talks with the US amid rising tension as a ceasefire deadline approaches. इसी किस्म की, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, इसी किस्म की जो हेडलाइंस हैं वो आपको दुनिया के और भी अखबारात से मिल जाएंगी। ख़ास करके अगर हमने देखना ही हो तो हम प्रेस टेलीविज़न को देख सकते हैं, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो IRGC के उसे देख सकते हैं, रॉयटर्स में, AFP में आपको यही नज़र आ रहा है। कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा कि ईरानी आएंगे। अब क्या कोई पाकिस्तान स्पेशल एफर्ट करेगा, कर रहा होगा, डेफिनेटली तौर पर हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकता है पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट की जा रही हो ईरानियन से कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, हम कोई हल निकालेंगे इसका। ये अब इस वक्त की सूरत हाल है। मैं थोड़ा सा अब आपके साथ एक दो और शेयरिंग करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रीटा पारसी, अच्छा अब एक मैंने पैराडाइम आपके सामने रखा था कि जब मैंने 2 इंटरव्यूज़ किए तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आए। एक पॉइंट ऑफ व्यू एक ऑब्जेक्टिव पॉलिसी ओरिएंटेड जो स्कॉलर और एक्सपर्ट हैं US ईरान अफेयर्स के, डॉक्टर ट्रीटा पारसी, जिनका ताल्लुक बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी रहा है और जो इस वक्त अमेरिका के हर मीडिया में, मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया में आपको नज़र आ रहे हैं। उनका ये ख्याल था जब मेरी उनसे बात हुई कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम और अमेरिका में मज़ीद इसको एस्केलेट करने का और जंग को, किसी बड़ी जंग का कोई उनके अंदर कोई मज़ीद कैपेसिटी या स्टोमिक या एक पॉलिटिकल स्पेस इसके लिए जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए जो भी ओवरचर्स होंगे ये महज एक डराने के लिए और एक रास्ता बनाने के लिए और नेगोशिएशन करने के लिए किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से ईरान के अंदर बैठे हुए, तेहरान के अंदर बैठे हुए एक गमज़दा प्रोफेसर मरांडी जो हैं, उनका एक ख्याल था कि आप किसी भी सूरत में, कहा मैं नेगोशिएशन को फेवर करता हूँ, मैं नेगोशिएशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को कंडक्ट किया है और जिस तरह से अमेरिकन की हमारे हिसाब से हमारे ऊपर पॉलिसी रही है, जिसमें जो तज़ाद है, उसमें जो हिपोक्रेसी है, उसमें जो झूठ है, मुझे उसमें नहीं लगता कि यहाँ पे नेगोशिएशंस कामयाब हो सकेंगे। और बाद में मैंने उनसे एक टेक्स्ट स्पीकर के पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे तो मज़ीद जंग नज़र आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर स्क्रीन शेयरिंग में करूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ दैट वुड फर्दर हेल्प द मैटर्स। ये इसे कहते हैं, अब ट्रीटा पारसी का मैं आपको अब एक दिखाना चाह रहा हूँ। ये कहाँ चला गया, नज़र नहीं आ रहा मुझे कोई इसमें। अच्छा, बहरहाल ये मुझे फॉर सम रीज़न नज़र नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ। अच्छा, बहरहाल मैं इसको बंद ही कर दूँ, क्या वजह हो गई, नज़र नहीं आ रहा। इसमें ट्रीटा पारसी अब ख़ुद अमेरिकन टेलीविज़न चैनल्स पे और अपने ट्विटर हैंडल पे ख़ासे एक परेशान कुन एनालिसिस देते हुए नज़र आते हैं। और लेटेस्ट एनालिसिस डॉक्टर ट्रीटा पारसी का ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह से वो दानिस्ता तौर पे इसके ऑप्टिक्स कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो सीरियसली नेगोशिएशन, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी चीज़ों को सेटल करने की, उसके साथ चलते एहतियात से, वो जानबूझ के आवाम को मुतासर करने के लिए, अमेरिकन मीडिया को, अपने बेस को इम्प्रेस करने के लिए वो ईरान को पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एस्केलेशन के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये डॉक्टर ट्रीटा पारसीज़ को भी ये शक हो चुका है कि इसके चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैं एक आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ कि जब चूँकि प्रोफेसर मरांडी का मैंने जिक्र किया, गोइंग टू तेहरान, उन्होंने वो किताब थी, आप में से बहुत से लोगों ने टेक्स्ट करके पूछा, कमेंट करके पूछा कि कौन सी किताब थी। उस किताब का नाम था जो डॉक्टर ट्रीटा, उन्होंने मुझे कहा प्रोफेसर मरांडी ने, गोइंग टू तेहरान। इसके 2 ऑथर्स हैं, ये दोनों मियाँ बीवी हैं जो ईरान में उन्होंने सर्व किया, वाइट हाउस के भी वो रहे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से इनका ताल्लुक था, एकेडमिक हैं, फ्लिंट लेवरेट एंड हिलरी लेवरेट, और दोनों टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी हैं, कंसल्टिंग भी करते हैं। इन दोनों की किताब मैंने, चूँकि उन्होंने कहा कि किताब पढ़नी चाहिए आपको ज़रूर, और इनका आप इंटरव्यू भी करें। इंटरव्यू पता नहीं ये देते हैं या नहीं देते, मैंने चेक किया, इन्होंने गुज़श्ता कुछ महीनों में किसी को भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। हालांकि जंग हुई है, जो लोग एक्सपर्ट थे, तो उसके बाद से वो मसलसल आपको टेलीविज़न के ऊपर या मुख्तलिफ पॉडकास्टिंग स्पेस में, सोशल मीडिया में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको फ्लिंट लेवरेट एंड हिलरी लेवरेट जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल मैंने इनकी किताब डाउनलोड की किंडल पे और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। अब तक मैंने उसको जितना पढ़ा है, 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, उसमें ये किताब कहीं 2011 या 12 के दरमियान में लिखी गई है और 2013 में ये पब्लिश हुई है। उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा की हुकूमत थी। ये किताब ये कहती है कि प्रेसिडेंट ओबामा भी ईरान का जो चैलेंज है उसको समझ नहीं पा रहे,
उनकी भी सारी कोशिश ये है कि किसी तरह से बस मुझे एक न्यूक्लियर डील मिल जाए। वो ईरान के साथ ताल्लुकात को ठीक नहीं कर रहे, वो ईरान को एक ब्रॉडर पिक्चर में नहीं देख रहे। और इस किताब ये कहती है, अब तक जो मैंने पढ़ा है 2 चैप्टर्स में, कि जो सबसे बड़ा मसला है अमेरिका का वो ये है कि अमेरिका में ईरान की कोई जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत है, एक मिथ बनाया हुआ है कि ईरान एक रिएक्शनरी स्टेट है, ईरान जो है वो इसराइल को तबाह कर देना चाहता है, और ईरान इरेशनल स्टेट है, ये शिया हैं, ये पागल हैं, ये जनूनी हैं। जिस तरह से इराक़ के साथ जंग हुई तो ये उसमें लड़े, इन्होंने अपने बच्चे भी सामने कर दिए। तो ये वेस्टर्न स्टाइल लॉजिक के अंदर बिलीव नहीं करते, और अगर इनके हाथ में खुदा न खास्ता कोई न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो ये सारे के सारे मगरब को, इसराइल को तो तबाह करेंगे ही, ये अमेरिका को भी तबाह कर देंगे, बिकॉज ये बुनियादी तौर पर पागल हैं और ये शिया हैं। ये वो एक बुनियादी लॉजिक है। और दोनों ऑथर्स ने अपने शुरू में ही, अपने जिसको किताब का प्रेफेस कहते हैं, पहला चैप्टर कहते हैं, इस किताब का सेंट्रल आइडिया और थीसिस ये है कि अगर अमेरिका के अंदर से इस नैरेटिव का रास्ता ना रोका गया, या अमेरिका के अंदर जो कहानी बनाई गई है, जो अमेरिका में बेची गई है, जो सौदा बेचा है ज़ायनिस्ट ने, अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो ईरान के साथ अमेरिका की जंग इनएविटेबल है इन अ फ्यू ईयर्स टाइम पीरियड। अब ये किताब मैंने इसलिए आपको कहा कि 2013 में तो पब्लिश हुई है, लेकिन एकेडमिक बुक्स जो है वो ज़ाहिर है 1 साल पहले एक अपनी पब्लिकेशन के प्रोसेस से गुजर रही होती हैं। इसका मतलब है कि 2011-12 में ये किताब लिखी गई है, एडिट हुई है, पब्लिकेशन पे गई है। तो ये दोनों ऑथर्स 2011-12 में अमेरिका को ये बता रहे थे, और किताब अमेरिकन के लिए लिखी गई है, ईरानियों के लिए या दुनिया के लिए, मुस्लिम्स के लिए नहीं लिखी गई। इसका सब्जेक्ट, इसकी ऑडियंस डायरेक्टली अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है। और ये किताब कहती है कि जो हमने यहाँ पर एक गंद पैदा किया हुआ है ईरान के हवाले से, अगर हमने इसको ना चेंज किया तो इसका इनएविटेबल रिजल्ट ये है कि ईरान के साथ अमेरिका की जंग होगी। और जब ईरान के साथ अमेरिका की जंग होगी तो उसके बाद अमेरिका का जितना असर रसूख है मशरिक़ वस्ता में वो तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका का तमाम स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी फॉरेन पॉलिसी का मिडिल ईस्ट के अंदर। और जब ये स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा तो पूरी दुनिया से अमेरिका के असर रसूख को बहुत बड़ा धचका लग जाएगा। ये किताब कहती है। अब मैं इस वक्त दिखा नहीं सकता उसके सफ़े आपको, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं फ्लिंट लेबरेट और हिलरी लेबरेट को चेज़ करूँ। मैंने नंबर चंबर उनके हासिल कर लिए हैं, उनकी ईमेल्स और नंबर्स वगैरह। अब लोग ईमेल चेक नहीं करते, लेकिन मुझे शक ये है कि ये शायद देना नहीं चाहते इंटरव्यू स्टेज के ऊपर। वो अपनी सोच रहे हैं कि हालात इस किस्म के कि किसी चीज़ में पढ़ा ही ना जाए। तो बहरहाल ये एक साइड चीज़ थी। अब मैं एक और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ जिसका इन तमाम चीज़ों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वंस अगेन अगर मैं आ सकूँ उसके ऊपर, और वो ये है जो मैं स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये एक स्टोरी है। इसका उन्वान ये है, इन टर्की मिडिल पावर्स पॉन्डर डिप्लोमेसी विद रोग यूएस। तुर्की के अंदर जो दरमियाने दर्जे की ताकतें हैं वो सोच रही हैं कि एक रोग क्रिमिनल किस्म का जो आउट ऑफ कंट्रोल हेजेमोनिक यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, उसके साथ कैसे डिप्लोमेसी की जाएगी। ये इसका उन्वान है आर्टिकल का। अब मैं इसकी मज़ीद तफ़सीलात आपको बता दूँ। द यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स एन एसेंशियल प्लेयर। द प्रॉब्लम, one analyst said, is how to deal effectively with a power that is indispensable, coercive and unpredictable at the same time. ये रेफरेंस है कि अंतालिया डेमोक्रेसी फोरम तुर्की में हुआ। ये 5th अंतालिया डेमोक्रेसी फोरम था, ये 5वां था। ये हर साल होता है, तुर्की में अंतालिया में ही होता है, इसको अंतालिया डेमोक्रेसी फोरम ही कहते हैं। ये 3 दिन के लिए हुआ, 17, 18, 19 अप्रैल को। इसको प्रेसिडेंट एर्दोगान ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फद्दान मेन इसके होस्ट थे अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट। और इसमें 150 ममालिक के हज़ारों लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। इसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी थे, यहीं उनकी बायलैटरल मीटिंग्स हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की। यहाँ बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर थे खलीलुर रहमान मेरे ख्याल उनका नाम है, उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई। लेकिन यहाँ पर पूरी 150 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, स्ट्रेटिजिक थिंकर, राइटर, ऑथर, इस किस्म के हेड ऑफ़ द स्टेट्स भी बहुत से मुल्कों के यहाँ पे आए हुए थे। और वहाँ पे जो डिस्कशन हुई उसमें जो ये ना कि यूनाइटेड स्टेट रिमेन्स एन एसेंशियल प्लेयर, यहाँ लोगों का कंसेंसस ये था। अच्छा, इसका टॉपिक अमेरिका नहीं था, इसका टॉपिक ये था कि जो नए चैलेंजेस इस खित्ते में लोग ममालिक के लिए क्या हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह से गवर्नेंस के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर रही है, इकनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन कैसे पैदा कर रही है, वगैरह वगैरह। तो अमेरिका टॉपिक में नहीं था, लेकिन जो मेन थीम डिस्कस हुई है तमाम लोगों के दरमियान में, हज़ारों लोगों के दरमियान में, वो ये है कि हमारे सामने एक रोग अमेरिका है, एक ऐसा अमेरिका जो तमाम इंटरनेशनल लॉ के कानून के बाहर ऑपरेट कर रहा है। और ये अमेरिका ज़रूरी भी है, इसकी हम सबको ज़रूरत है ट्रेड के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ताल्लुकात के लिए। लेकिन इस आउट ऑफ कंट्रोल्ड अमेरिका जो है,
इससे डील कैसे करना होगा, इसके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप होगा। और इसके दरमियान में जो बहुत से और इश्यूज़ हैं वो ये है कि बहुत से ममालिक सोच रहे हैं कि हमें अपने अपने रीजन्स में ज़्यादा कोऑपरेशन, ज़्यादा सिक्योरिटी रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करना होगा। मैं कुछ और पॉइंट्स आपको इसके बता दूँ कि इसमें बहुत सी बायलैटरल मीटिंग्स हुई। यहाँ पे रशियंस भी मौजूद थे, यहाँ पे यूक्रेनियंस भी मौजूद थे, यहाँ ईरानियंस भी मौजूद थे, यहाँ सऊदीज़ भी मौजूद थे, यहाँ कुवैती भी थे, यहाँ इमाराती भी थे, यहाँ बहरीन के लोग भी थे, यहाँ सभी लोग थे। मैंने इंडियंस का नहीं पढ़ा इसमें। और इसमें जो है एक दूसरे से मुलाकात नहीं की। फॉर इंस्टेंस ईरानियंस और अमेरिकन्स ने आपस में फ़ेस टू फेस कोई मुलाकात नहीं की, रशियंस एंड यूक्रेनियंस ने फ़ेस टू फेस मुलाकात नहीं की, अपना अपना उन्होंने रखा, लेकिन बहुत बायलैटरल मीटिंग्स यहाँ पे होती रही। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि यहाँ पे एक साहब जिनका नाम एम्बेसडर टॉम बराक है, जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के एम्बेसडर हैं तुर्की में, और वो सीरिया को भी ओवरलुक करते हैं। वहाँ इन्होंने एक इंटरव्यू दिया किसी पब्लिकेशन को या किसी मीडिया के उसको, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो खित्ता पूरा है, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट और ये इंडिया पाकिस्तान, ये सारा इलाका जो है, बेसिकली वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका जो है, इसमें सिर्फ ताकत जो है वो मैटर करती है। और अगर आपने इस इलाके में अपना काम करना है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब तक आप अपनी ताकत का नंगा, ये ऐसी बातें अमेरिका नहीं किया करता था। ये आप नोट करें कि अमेरिका के एक एक्टिंग ऑफिशियल एम्बेसडर को, अगर कोई थिंक टैंक का बंदा हो, कोई ऑथर वॉथर हो, कोई प्रोफेसर हो, वो चले एक कह देता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन एक अमेरिका के एक्टिंग एम्बेसडर को एक पब्लिकेशन को तुर्की के अंदर, और तुर्की में वो एम्बेसडर है, उसका ये कहना कि इस खित्ते में अगर हमने काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें नेकेड प्रोजेक्शन ऑफ पावर करनी है, बिकॉज यहाँ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दिस इज़ व्हाट ही सेड। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में फ़ौज के अफसरान का यही ख्याल है पाकिस्तान की सिविल पॉपुलेशन के बारे में, हर थानेदार की भी यही लैंग्वेज है, हर एसपी की भी यही लैंग्वेज है पाकिस्तान में, कि लोग जो है वो इसी काबिल हैं कि उनकी पीठ के ऊपर धक्का मारा जाए, लात मारी जाए, डंडा मारा जाए, और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब अमेरिका का एम्बेसडर वहाँ पर एक इंटरव्यू दे रहा है, वो कह रहा है कि इस खित्ते में लातों के भूत बातों से नहीं मानते और हमें पावर प्रोजेक्शन करनी है अपना काम करने के लिए। फिर वो ये कहते हैं कि इस पूरे खित्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेनोवलेंट मोनार्कीज़ जो हैं, यानी ऐसी बादशाहत, बेनोवलेंट यानी रहमदिल, काइंड हार्टेड किस्म की जो मोनार्कीज़ हैं, बादशाहत है, वो काम कर सकती है। मतलब इशारा उनका जो है वो जीसीसी कंट्रीज़ की तरफ है कि ये हमारा वे फॉरवर्ड है कि मॉडल जो इस तरह की रियासतें हों, जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारत है, जिस तरह से बहरीन है, जिस तरह से कुवैत है, जिस तरह से सऊदी अरब है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। अमेरिका का इन्वेस्टर कह रहा है कि डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, और हमने यहाँ पर बड़ी कोशिश की, हमने देख लिया कि जो अरब स्प्रिंग आई उसके बाद जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी आई वो फेल हो गई। इसमें इतनी मुनाफकत है कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी फेल हो गई उसको इन्हीं अरब मोनार्कीज़ ने, अमेरिका ने और इजराइल ने उस डेमोक्रेसी को फेल कर दिया, बिकॉज उसमें उन्होंने इजिप्ट की भी बात की, और इजिप्ट में कौन नहीं जानता, न्यूयॉर्क टाइम्स में डिटेल्ड एनालिसिस का छपा कि कैसे इसराइल ने, सऊदी अरब ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुस्लिम ब्रदरहुड की जो डेमोक्रेसी थी मोहम्मद मुर्सी की, उसको फेल कर दिया। और हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा इस दुख को कौन समझता है कि कैसे बाहर की इंटरवेंशन से प्लान बना के पाकिस्तान की एक डेमोक्रेसी को ख़त्म किया गया, और उसके बाद जो डिक्टेटरशिप वहाँ पे आई है उसको मसलसल सपोर्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, GSP प्लस, ट्रेड, सऊदी अरब का पैसा, इधर का पैसा, उधर का पैसा, वो सब चीज़ सपोर्ट किया गया। लेकिन वो टॉम बराक साहब कह रहे हैं कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे जमहूरियत चले, और जब तक हम इनकी पीठ पे डंडा नहीं मारेंगे तब तक इसका काम जो है नहीं हो सकता। तो ये टर्की, मिडिल पावर्स, ये इसमें सारी कहानी है। अब इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि यहाँ पर ये पता नहीं उनको वैसे कैसे पता चला, लेकिन उनका कहना ये है कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट जो हैं, चार ममालिक, इनके दरमियान में इस तरह की बातें होती रही हैं कि हमें आपस में एक सिक्योरिटी, इसमें ईरान नहीं है, इसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है और सऊदी अरब है, कि हमें आपस में एक अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाना और एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप हमें बनाने की हमें ज़रूरत है। अब मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये स्टॉप शेयरिंग करके आपको बताऊं, और उस इंटरेस्टिंग चीज़ का ताल्लुक इससे है जिसका आप जिक्र पहले सुन चुके हैं। पहले आपने से कहा इसराइल के नफ्ताली बेनेट जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं थोड़ी देर के लिए इसराइल के, उन्होंने चंद हफ्ते पहले एक ट्वीट किया था कि तुर्की जो है ये एक इस्लामिस्ट है, ये एक सुन्नी सुप्रीमेसी, एक सुन्नी ऑर्डर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है अलॉन्ग विद कतर एंड ऑल दैट, और ईरान के बाद अगर किसी हमें ख़तरा है तो वो एर्दोगान है, और हमें इसका देखना पड़ेगा अगर इसकी नेचर चेंज नहीं होगी। उनका तो ये था कि अगर इसकी नेचर चेंज नहीं होगी तो नज़र रखने की ज़रूरत। उसके बाद से मसलसल ये बात चल पड़ी है, और बहुत से ज़ायनिस्ट थिंकर, राइटर, एकेडमिक्स जो हैं उन्होंने इस किस्म के ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं कि तुर्की जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, कहीं यूरोप के लिए, कहीं मगरब के लिए, कहीं इसराइल के लिए, कहीं किसी और चीज़ के लिए। और मैंने इस हाल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट देखा जिसके ऊपर मैंने भी अपना एक कोट ट्वीट लिखा है। ये एक इसराइली
इसराइली तो ये नहीं अपने आप को कहते हैं कि ज़ायनिस्ट हैं, कहते हैं मैं हिस्टोरियन हूँ। मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाने का फ़ायदा ये होता है कि ज़रा स्क्रीन पे एक चीज़ आती है तो आप उसको ख़ुद भी उसको देख सकते हैं। लेट्स सी कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। यहाँ पे ये मेरा ही ट्वीट है, ये देखिए, ये नीचे है ट्वीट लगा, कोई ऑफ़र बिंशतॉक हैं, अगर मैं इनका खोल दूँ, जो अपने बारे में ये कहते हैं कि ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन पॉलिटिकल इस्लाम एंड जिहाद, द कुरान एंड मोहम्मद, हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑथर, ये ऑथर है किताब के, द डे आफ्टर द इरानियन बॉम्ब, जूविश ज़ायनिस्ट हूँ मैं, जूविश हूँ, एग्नोस्टिक हूँ, नॉन बिलीवर हूँ, MBA भी मैंने किया। यहाँ इन्होंने जो ट्वीट किया है, जो मैं आपको पढ़ के बता दूँ, इसमें इन्होंने ट्वीट ये किया है कि टर्की पोजेस एन एग्जिस्टेंशियल डेंजर टू यूरोप। ठीक है जी, शाबाश। यानी तुर्की जो है वो यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है कि खुदा से डरो तुम बेशर्म आदमी, रियली यूरोप रिबाउंडेड, डिफीटेड एंड स्क्वीज्ड ऑटोमन्स आफ्टर द फेल्ड सीज ऑफ वियना इन 1683, रिमेन्ड न्यूट्रल इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हिस्सा था तुर्की। Kemalist Turkey kept begging membership into Europe for 40+ years, and despite rejection maintains excellent trading relations with Europe, has seen only one war of Cyprus since 1924. Unlike Israel that has attacked all its neighbors, yet Turkey is an existential danger to Europe, and who says that are declared Zionist. यानी ये अब तुर्की के ऊपर ज़ीरो इन कर रहे हैं। इस बात को नोट करें, इस डिबेट में हिस्सा लें, जहाँ कहीं आप इस किस्म का आर्गूमेंट देखते हैं, लॉजिकल उसमें आर्गूमेंट लिखें, क्या बकवास है। 17वीं सदी के बाद से तुर्की मुसलसल कमज़ोर हो रहा था, ये मैंने इस ट्वीट में लिखा है। और फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर जब ख़त्म हो गई, उसके बाद तुर्की ने यूरोप से और वेस्ट से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो न्यूट्रल रहे, उसके बाद वो मुसलसल यूरोप के ट्रेडिंग ब्लॉक और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने की कोशिश करते रहे। 1993 के अंदर एक बहुत फेमस मकाला लिखा, ऐसे लिखा था फॉरेन अफेयर्स के अंदर, सैमुअल हंटिंगटन ने, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से, जो बाद में किताब में कन्वर्ट हुआ। उसमें उनका थीसिस किया था कि तुर्की को ने जो बैगिंग बाउल पकड़ा हुआ है यूरोप के दरवाजे के ऊपर, 40 साल से तुर्की भीख मांग रहा है कि मुझे यूरोप के अंदर शामिल कर लें, जो तुर्किश एलीट थी, ये इसका इनको कुछ नहीं मिला। और तुर्की की एक्चुअल डेस्टिनी ये है कि उसे अपनी पॉलिटिकल डायरेक्शन चेंज करके, ये जो मुस्लिम ममालिक हैं इसकी लीडरशिप उसे प्रोवाइड करनी चाहिए, सेंट्रल एशिया के जहाँ तुर्की के इन्फ्लुएंस है, मिडल ईस्ट की लीडरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, जो उसका गुज़श्ता 600 बरस से उसका रोल रहा है इस खत्ते की हिस्ट्री में। और अक पार्टी ने वही डायरेक्शन इख्तियार की है। वो बेसिकली तौर पर एक बड़ी मॉडरेट लीडरशिप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मुस्लिम दुनिया को, जो कि उनका रोल बनता है खिलाफत उस्मानिया के और तारीख़ के तसलसल में। अब उसके ख़िलाफ़ किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है वो आप देखें, ये खौफनाक है। और यही रिएक्शन जो है, मैं बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, बिल्कुल यही जो रिएक्शन है ये हमें वापस ले आता है उस किताब में, गोइंग टू तेहरान, जो किताब में दोनों ऑथर्स ये कहते हैं, फ्लिंट लेवरेट एंड हिलरी लेवरेट, कि जो टॉक्सिक नैरेटिव बनाया जा रहा है ईरान के बारे में कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ख़तरा है मगरिब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अगर ये नैरेटिव चेंज ना हुआ तो अल्टीमेटली अमेरिका और ईरान की लड़ाई होगी, जो इस खत्ते के लिए डिज़ास्टर्स होगी। ईरान के लिए डिज़ास्टर्स होगी, मशरक़ वस्ता के लिए डिज़ास्टर होगी, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए डिज़ास्टर होगी। अब तुर्की के बारे में नैरेटिव बनाया जा रहा है, मतलब आज से चंद महीने पहले ये नैरेटिव कहीं सुनने में ही नहीं था, अब तुर्की पे नैरेटिव बनाया जा रहा है। बहरहाल अभी इतना ही, फिर देखें और चंद घंटों में हमारे सामने क्या सूरत हाल डेवलप होती है। थैंक यू।